हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है पुनः। आज की इस क्लास में हम 9th क्लास स्टैटिस्टिक्स का तीसरा चैप्टर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? आइए शुरू करते हैं। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो ये जो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है पहले इसको जानते हैं। हम लोग अभी तक 9th क्लास के स्टैटिस्टिक्स में जो पहले का 2 चैप्टर है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। कैसे? तो फ्रीक्वेंसी टेबल बना करके। दूसरा पढ़ा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डाटा। किस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं? तो बार ग्राम, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के द्वारा। तो ये जो प्रेजेंटेशन का काम है या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का जो काम है, इसके द्वारा क्या होता है? तो डाटा को प्रेजेंट किया जाता है सुटेबल फॉर्मेट में, एक सुटेबल ढंग से उसको प्रस्तुत करते हैं ताकि हम उसका स्टडी कर सकें, एनालिसिस कर सकें और कुछ कंक्लूजन निकाल सकें। अब किसी भी आंकड़े का जब हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं तो बहुत बार कंक्लूजन निकालने के बाद हम एक ऐसे मान, एक ऐसे सिंगल वैल्यू लेना चाहते हैं जो उस आंकड़े में उपस्थित सभी ऑब्जर्वेशन, सभी चौर मानों का प्रतिनिधित्व कर सके। Sometimes we need a single value from a data which represents all observations of the data. तो ये जो यूनिक वैल्यू है जो उस आंकड़े में उपस्थित सभी ऑब्जर्वेशंस के मान का प्रतिनिधित्व कर सके, इसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति। और केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने का, पता करने का 3 तरीका है। एक है मीन अरिथमेटिक मीन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं माध्य, समांतर माध्य। दूसरा होता है मीडियन और तीसरा होता है मोड। मीडियन को बोलते हैं माध्यिका और मोड को बोलते हैं बहुलक। अब हम लोग सबसे पहले मीन के बारे में चर्चा करेंगे। तो व्हाट इज मीन? मीन एक्चुअली एवरेज है। ये मीन क्या है? तो मीन जस्ट लाइक एवरेज की तरह है, जो हम लोगों ने अपने पिछले कक्षा में पढ़े हैं। तो मीन और एवरेज ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। किसी दिए गए आंकड़े का मीन अगर निकालना हो तो क्या करना चाहिए? सभी ऑब्जर्वेशंस का सम कर लेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। यही है सिंपल सा फार्मूला मीन निकालने का। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं एक्स बार बोलते हैं। एक्स बार या अरिथमेटिक मीन है तो ए से भी सूचित करते हैं। तो मीन का फार्मूला या मीन कैसे निकालते हैं? तो एक्स बार जो होता है वो है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब हम लोग यहाँ पे एक गणितीय संकेत के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? जैसे यहाँ हमको क्या निकालना है, मीन पता करने के लिए क्या करना होता है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। और अगर किसी आंकड़े में ऑब्जर्वेशंस अर्थात चौर मानों की संख्या बहुत अधिक हो तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ये लिख सकते हैं, जैसे किसी आंकड़े में एक चर मान x1 है, दूसरा x2 है, x3 है, इस तरह से मान लेते हैं कि उस आंकड़े में 50 चर मान है। तो ये जो 50 चौर मानों का जो योगफल है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे सिग्मा एक्स आई, आई इक्वल टू 1 to 50। ये जो लिखने का तरीका है इसको हम लोग पढ़ते क्या है? सम ऑफ एक्स आई एज आई वेरीज फ्रॉम 1 to 50। तो सिग्मा जो है यह कुछ संख्याओं, कुछ पदों के योगफल को प्रदर्शित करने का गणितीय संकेत है। तो सम ऑफ इन ऑब्जर्वेशन, अगर किसी आंकड़े में इन ऑब्जर्वेशन हो x1, x2, x3 to xn, तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे? सिग्मा xi i इक्वल टू 1 to n। तो ये जो फार्मूला है मीन का, उसको हम गणितीय ढंग से और अच्छा अगर गणितीय रूप में लिखे तो क्या लिखेंगे? x बार इक्वल टू सिग्मा i इक्वल टू 1 to n xi बाई n। अर्थात मतलब क्या हुआ? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ। अब हम लोग जैसे एक सिंपल सा उदाहरण पर विचार करते हैं। फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय अ टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेज। तो 10 मैच में किसी टीम के द्वारा इतनी सारी गोलें की गई, इसका मीन निकालना है। मीन ऑफ दीज स्कोर्स
पता करना है। तो मीन के लिए क्या फार्मूला है, सिग्मा xi i इक्वल टू n 1 to n बाई n, अर्थात सभी सम का योगफल 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3 बाई कितने पद है, 10 है तो 10 से कर दीजिए, फिर इसको जोड़ लीजिए, 2 3 5 4 9 5 14 15 3 18 3 21 4 25 3 28 बटा 10, ये हो जाएगा 2.8 हमारा। तो ये इस तरह से मीन निकल जाता है। अब हम लोग एक ऐसे उदाहरण पर विचार करते हैं जहां पे ऑब्जर्वेशंस की संख्या अधिक है। फाइंड आउट, जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो है ऑब्जर्वेशंस जो है 40 है, क्योंकि 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स को यहाँ पे लिखा गया है। तो 40 स्टूडेंट्स का जो ऑब्जर्वेशंस है, अब अगर हम इसको अगर योगफल के रूप में अगर हम लिखना चाहें तो ये बहुत बड़ा कठिन टीडियस काम हो जाएगा, थकाऊ काम हो जाएगा और गलती होने की भी संभावना रहती है। तो जब कभी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर अधिक हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मोर एंड मोर अधिक हो, तो क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले हमको एक अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेना चाहिए। आप ग्रुप भी बना सकते हैं, बट 9th क्लास में हमें केवल अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल के बारे में ही पढ़ना है और इसी के ऊपर मीन निकालने के बारे में पढ़ना है। तो अगर डेटा में ऑब्जर्वेशन अधिक हो तो हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं, वो अनग्रुप्ड होगा या ग्रुप्ड होगा। बेसिकली 9th में हम लोग को छोटे ही आंकड़े पे पढ़ना है तो अनग्रुप्ड बनाएंगे। अब अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल में हम लोग क्या लिखते हैं, तो पहला हम लोग ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं चर मान। यहाँ पे मार्क्स है उसको xi बोलेंगे। फिर फ्रीक्वेंसी लिखते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग fi लिखेंगे, और इन दोनों का गुणनफल fi गुने xi पता कर लेते हैं। तो इस आंकड़े का जब हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये आप लोग बनाना सीख चुके हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी बारंबारताएं हैं सबका योग पता कर लेंगे, और ये जो fi xi जो है, इस fi xi का भी हम लोग सम पता कर लेंगे। और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए हम लोगों का ये फार्मूला यूज कर लेंगे मीन निकालने का, इन केस ऑफ एन अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन x बार, अर्थात मीन बराबर सिग्मा fi xi i इक्वल टू 1 to n डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। तो इस फार्मूले को जब हम इसमें रखेंगे तो हमारा इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह का हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे fi xi कितना है 2645, तो हम लोगों का हो जाएगा 2645 बाई 40, इसको सॉल्व कर लेंगे, इस प्रकार से हमारा जो वैल्यू है वो आ जाएगा, मीन निकल जाएगा। तो मीन हम लोग दो तरीका से पढ़ना सीखे हैं। एक हो गया जो सिंपल सा डेटा हो जिसमें ऑब्जर्वेशन की संख्या 5 10 ऐसा कुछ हो, तो सिंपल फार्मूला लगाएंगे सिग्मा xi i इक्वल टू 1 to n बाई n। और अगर ऑब्जर्वेशन की संख्या अधिक हो तो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम लोग पहले बनाएंगे, फिर हम लोग इस फार्मूले के तहत उसका मीन निकालेंगे। अब आगे आते हैं, हमारा अगला है सेंट्रल टेंडेंसी मीडियन के बारे में पढ़ना। मीडियन क्या है, तो मीडियन जो होता है इसको तो हम लोग हिंदी में पहले माध्यिका बोलते हैं, ये जान लेते हैं। और मीडियन एक्चुअली क्या होता है, अगर कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए गए हो तो ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद जो मिडिल मोस्ट, जो सबसे मध्य वाला जो वैल्यू होता है वही मीडियन होता है। अर्थात किसी दिए गए आंकड़े में, आंकड़े का अगर मीडियन निकालना हो तो हम लोग का मीडियन का फॉर्मूला या मीडियन का डिफिनेशन क्या है, तो मीडियन इज द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। मीडियन क्या होता है, तो जो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन है, जो सबसे मध्य वाला ऑब्जर्वेशन है वही मीडियन होता है। अब ये मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन कैसे निकलेगा, तो मिडिल मोस्ट निकालने के लिए हमको या तो उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सजाना होता है। ये नहीं कि रॉ डाटा का ही मिडिल वाला वैल्यू ले लेंगे, वो गलत हो जाएगा। पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग में सजा लेंगे, फिर हम लोग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं ये पता कर लेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और अगर ये n ऑड होगा तो n + 1/2वां जो चर मान है वो हमारा हो जाएगा उसका मीडियन। और अगर n इवन होगा तो फिर दो वैल्यूज, जो मिडिल वाला दो वैल्यू है n/2 और n/2 + 1, उस दोनों का मीन और औसत निकाल देंगे तो हमारा मीडियन निकलेगा। तो मीडियन बेसिकली क्या है, यह मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होता है। मीडियन में
पोजीशन वाइज इसका वैल्यू निकलता है। मीडियन कैसे होता है, तो मीडियन जो है संख्याओं का या चर मानों का पोजीशन जो होता है उसमें जो मिडिल वाला है वही मीडियन कहलाता है। अब एक क्वेश्चन पे विचार करते हैं। पॉइंट्स स्कोर्ड बाय ए कबड्डी टीम इन ए सीरीज ऑफ मैचेस आर एज फॉलोज, फाइंड मीडियन ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड बाय द टीम। तो मीडियन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहला काम हमको होता है कि ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं। ठीक है, तो इसको सजा लीजिए असेंडिंग डिसेंडिंग में। तो सबसे छोटा कौन है, 2 है, फिर कौन है, 5 है, फिर 7 है, 7 तो 2 बार है। इसको काटते भी जाइए, जो लिख लेते हैं उसको काट दीजिएगा, नहीं तो समस्या हो सकती है, मिस हो जाएगा कोई नंबर। तो 7 हो गया। फिर आते हैं 8 पे, ये भी जो है हमारा 2 बार है। 8 के बाद 10 नजर आ रहा है, 10 के बाद अपना 14 भी है, 14 के बाद 15 है, 15 के बाद हमारा 17 भी है, 17 17 17 17 के बाद 18 भी नजर आ रहा है। तो 18 कितने बार है, 18 एक ही बार आया है। फिर 18 के बाद हमारा 24 नजर आ रहा है, 24 के बाद 27 नजर आ रहा है, 27 के बाद 28 नजर आ रहा है, और फिर 48। अब काउंट कर लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पे इन हो गए 16। तो यहाँ पे इवन है। अब मिडिल मोस्ट में कितने होंगे, तो मिडिल मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारा मिडिल टर्म है। किंतु इधर 1 2 3 4 5 6 7 है, और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जा रहा है, अर्थात मिडिल नहीं है। एक कोई टर्म जब n इवन होगा तो कोई एक टर्म मिडिल में नहीं होगा, 2 टर्म मिडिल होगा। इसीलिए फार्मूला में क्या लिया है, n/2 और n/2 + 1। ठीक है, तो 16/2 8वां चरमान और उसके बाद 9वां चरमान, इस दोनों का हम लोग यहाँ पे 2 हो गए मध्यमान, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो हमको जो है मीडियन इसका पता हो जाएगा। ठीक है, और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि 9th क्लास में मीडियन जो पढ़ना है वो फ्रीक्वेंसी टेबल बना कर नहीं पढ़ना है, सिंपल डाटा के लिए पढ़ना है। तो बस इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पढ़ना है। अब है तीसरा जो सेंट्रल टेंडेंसी मेजर है वो है मोड। तो मोड क्या होता है, तो मोड किसी भी डेटा का मोड निकालने के लिए ऑब्जर्वेशंस में जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला ऑब्जर्वेशन है वही मोड होता है। द ऑब्जर्वेशंस हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, किसी डेटा का अगर मोड निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, उस डेटा को पहले हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग या फ्रीक्वेंसी टेबल अनग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल में सजा लेंगे, और जिस चौर मान का बारंबारता सबसे अधिक है वही चौर मान उस आंकड़े का मोड कहलाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम बनाएं, यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स का मार्क्स दिया गया है, तो इसका मोड क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल वैसे बना सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, चौर मान, और यहाँ लिखेंगे बारंबारता। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑब्जर्वेशंस और फ्रीक्वेंसी। अब शुरू करेंगे तो सबसे छोटा 2 है, 2 कितनी बार आया, तो एक ही बार आया। 3 कितनी बार आया, 1 2। 4 कितनी बार आया, 1 2 3 बार। 5 1 2 6 1 2 3। 7 1 2 3। अब 8 तो नहीं है, 9 1 2 3 4, और 10 1 2। तो हम इस प्रकार देखते हैं जितने भी चौर मान हैं और जितने भी बारंबारताएं हैं, तो देखेंगे तो सबसे अधिक बारंबारता 4 है और उसका चौर मान क्या है, 9 है, अर्थात इसका मोड जो है वो हो जाएगा 9। मोड क्या होता है, तो जिस चौर मान का सर्वाधिक बारंबारता हो वही मोड होता है, उसी चौर मान को हम लोग आंकड़े का मोड कहते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना है, मीन जो होता है वो एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है। किसी आंकड़े में
अगर कुछ ज़्यादातर वैल्यू छोटे छोटे हो, स्मॉल वैल्यूज हो, और कोई एक दो वैल्यू बिग वैल्यू आ जाते हैं, तो मीन वहाँ पे बहुत गलत रिपोर्ट देता है। केंद्रीय प्रवृत्ति जो आता है वह थोड़ा सा भ्रामक आ जाता है, वह वास्तविकता से काफ़ी दूर हो जाता है। तो एक्सट्रीम वैल्यूज जो है वो मीन को बहुत ही इफेक्ट कर देता है। तो यह मीन का वीकनेस है, मीन का कमजोरी है ये। बट मीडियन और मोड में जो है इस प्रकार का कुछ एक्सट्रीम वैल्यूज से कुछ इशू नहीं आता है। तो एक्सट्रीम वैल्यूज इन द डाटा अफेक्ट द मीन। और मीडियन के बारे में एक वर्ड आता है कि मीडियन क्या है, तो इट इज द पोजीशन वाइज मीन। यह पोजीशन का मीन होता है। एक्चुअली आंकड़ों को सजा लेते हैं, जो पोजीशन में जो मिडिल में आता है वही मीडियन होता है। तो यह स्थिति संबंधी एक माध्य है, स्थिति संबंधी माध्य होता है। तो ये है आपका 9th क्लास का मीन मीडियन मोड का नोट्स। आप इसको अगर पढ़ लेते हैं, इससे आधारित सारा क्वेश्चन इस चैप्टर का बन जाएगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।